हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी भी मिटने नहीं देंगे। कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आँखों को हम दुनिया में दिखने भी नहीं देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश काला जी के विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कक्षा 12 हिस्ट्री का छठा लेसन शुरू कर रखा है। इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया, ये दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम आपके भारत के स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रवाद के उदय के कारण पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण थे उदय के। उसके बाद हम इसमें कुछ जैसे काकोरी कांड की घटना वगैरह और गरम दल और नरम दल किस प्रकार से बनते हैं, ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रति नीति क्या रहती है, 1909 का भारत शासन अधिनियम, प्रथम विश्व युद्ध, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी आदि के बारे में इसमें हम जानेंगे। और पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक आंदोलन के क्या कारण रहे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, सिख सुधार और फारसी सुधार, क्रांतिकारी आंदोलन पढ़े, संथाल विद्रोह आदि, इनके बारे में हमने पढ़ा। और इस पार्ट में आपको क्या करना है कि अच्छे से सुनना है लास्ट तक। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं गारंटी लेता हूँ हिस्ट्री की मैं बेस्ट से बेस्ट तैयारी आप लोगों की करवा दूंगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें। आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन में राजनीतिक आंदोलन का उदय। यहाँ हमने बहुत ही साफ लिखा है कि आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें राजनीतिक आंदोलन का क्या योगदान रहा राजनीतिक आंदोलन का। कई राजनीतिक आंदोलन हुए जो पहले पार्ट में पढ़े, इनका योगदान क्या हुआ कि राष्ट्रवाद के उदय या भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना के उदय के क्या कारण थे, ये आपको देखना है। भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना किस प्रकार से उन लोगों में आई, इसके लिए पहला सबसे बड़ा कारण है ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति। जो यहाँ अंग्रेज थे भारतीयों के प्रति भेदभाव कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, इसके कारण भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। दूसरा, प्रशासनिक एकीकरण। जो यहाँ पढ़े लिखे लोग थे, प्रशासन था, उनमें भी एकता आई। यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। यातायात और साधनों का या संचार के साधनों का जब विकास होने लग गया तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते थे, संचार के साधन भी थे। इनसे क्या है, भारतीय लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रीयता की भावना पनपी। नेक्स्ट है प्रेस व साहित्य की भूमिका। इसमें देखो कई अखबार, कई समाचार पत्र प्रकाशित होते थे जिससे भारतीय लोगों को जागरूक होने का मौका मिल गया। साहित्य की भी भूमिका रही, साहित्य पढ़ कर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पनपी। सामाजिक धार्मिक सुधार, जैसे कि हमने पढ़ा कई प्रकार के सामाजिक राजनीतिक सुधार हुए। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया, सती प्रथा 1829 में बैन की गई और कई प्रकार की डाकन प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह पहले पार्ट में हमने पढ़ा। धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, इनसे क्या हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना पनपी लोगों में। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसका महत्व था। और जाति भेदभाव काफ़ी बढ़ गया था जिसके कारण लोगों में आक्रोश हुआ और लोग समझ रहे थे कि ये राष्ट्रीयता की भावना के लिए खतरा है। एल्बर्ट बिल विवाद, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। लॉर्ड रिटन की नीति और विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई जिसमें भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पनपी। नेक्स्ट है कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड में ट्रेन को रोककर ध्यान से देखना। छोटा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, काकोरी कांड क्या है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया। इस घटना के आरोपी देखो किसने सरकारी खजाना लूटा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई जब इन्होंने ये खजाना लूटा, काकोरी में ट्रेन को लूटा। तो इसके लिए क्या हुआ कि इन लोगों को जो मैंने नाम बताया इनको फांसी की सज़ा दी गई। उसके बाद में 30 अक्टूबर 1928 को क्या घटना होती है दोस्तों, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज के दौरान कुछ समय बाद मृत्यु हो गई।
30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। इसमें 7 सदस्य थे, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसका विरोध किया गया। इसके विरोध में साइमन कमीशन पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए दोस्तों, किनकी मृत्यु का? लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह व राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी और इन्होंने ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने भी असेंबली पर बम फेंका था। फिर वो खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। सैंडर्स की हत्या की। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। ध्यान रखना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की दोस्तों। कब की? 1 सितंबर 1942 को। 1885 की घटना क्या होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ए.ओ. ह्यूम करते हैं, स्विट्जरलैंड के थे। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1885 में। इसके पूर्व भी विभिन्न संगठन बने थे, लेकिन ये एक बड़ा संगठन था। फिर यहाँ ध्यान रखना कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। थोड़ा सा अंतर इसमें है, आपको याद रखना है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हमारा उत्तर होगा एनी बेसेंट। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हमारा उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। उसके बाद में कांग्रेस के 2 दल बनते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में कौन कौन से? उग्रवाद और उदारवाद, या गरम दल या नरम दल। ये दोस्तों क्या होते हैं कि कांग्रेस में 2 दल बन गए। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में, याद रखना, कांग्रेस को 2 भागों में बांट दिया गया, एक गरम दल और एक नरम दल। यहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गरम दल के नेता कौन कौन थे मुख्यतः, तो लाल बाल पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के सदस्य थे। उसके बाद में जो अन्य थे, अरविंद घोष, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सब गरम दल में थे। और नरम दल की अगर हम बात करें, उदारवाद की अगर बात करें, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल में थे। ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रति नीति क्या रही दोस्तों, वो देखें कि ब्रिटिश सरकार द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। ब्रिटिश सरकार ने ये देखा कि भारत में फूट डालो और फिर राज करो, यदि ये संगठित हो गए तो हमें राज करने नहीं देंगे। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, बंग भंग आंदोलन, विरोधी आंदोलन और बंगाल का विभाजन, ये क्या थी? कांग्रेस की नीति थी ब्रिटिश सरकार के प्रति। उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल, खुद के देश से निर्मित वस्तुओं को, खुद के देश में निर्मित वस्तुओं को अपनाने पर इसमें बल दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। 1909, 1919, 1935 के 3 अधिनियम महत्वपूर्ण है। इनमें से 1909 का अधिनियम अगर हम देखें तो भारत शासन अधिनियम 1909, ये दोस्तों क्या था, इसमें 1909 के अधिनियम के द्वारा पहली बार सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को कौन से अधिनियम के द्वारा अपनाया गया, तो हमारा उत्तर होगा 1909 का अधिनियम। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा व प्रांतों की व्यवस्थापिका सभा का इसमें विस्तार किया गया दोस्तों। ये इसमें पहला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से विकसित होते हैं, राष्ट्रीयता की भावना कैसे पनपती है,
होम रूल आंदोलन एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन था। होम रूल आंदोलन चलाया गया, ये इसमें लोगों में बुद्धि में विकास हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से स्वशासन का प्राप्त करना था। स्वदेशी आंदोलन कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही संवैधानिक तरीके से संविधान के अकॉर्डिंग स्वशासन प्राप्त करना। स्वशासन की प्राप्ति के लिए आंदोलन बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक ने की थी। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की? 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल लीग के अध्यक्ष थे वो श्रीमती एनी बेसेंट थी और तिलक का नारा था, याद रखना आपको, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। फिर तिलक ने यह भी कहा था, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस पर लाठियां बरसाई गई तो उसने कहा, क्या कहा था दोस्तों, आपको याद रखना है। तिलक ने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। ये कथन भी किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। तीसरा पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, वो भी ज़रूर देखें, एंड स्क्रीन पर देख लें, ये तीसरा पार्ट है। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।